हाँ जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीए ओम गर्ग और आज हम चैप्टर 4 ऑफ सीए इंटर एफएम को एक डिटेल वे में एक बार टच करेंगे कि सर इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या फंडे हैं जो हमको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं इसको फटाफट। चलिए स्क्रीन में फोकस कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो इस चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है चैप्टर का? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले शब्द पे खेलते हैं। देखिए, स्लाइड नंबर 2 मैंने ऑलरेडी कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखिए, मैंने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहली बात तो कैपिटल का मतलब समझते हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। ये हमने 11th के बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा है या अकाउंट्स में ही पढ़ा है कि कैपिटल क्या है सर? कैपिटल जो हम धंधा शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं, राइट? ठीक है, लेकिन अब वो पैसा मैं कहां कहां से उठा सकता हूँ, ये हमने चैप्टर 2 सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में डिस्कस किया है कि भाई पूरा पैसा तो मैं खुद से नहीं लगा सकता। हो सकता है मेरे पास इतना फंड ना हो, तो हो सकता है मैं कुछ पैसा शेयर से इशू कर लूं, शेयर से रेस कर लूं, डिबेंचर इशू करके रेस कर लूं और लोन ले लूं। तो जो मेरे पास कैपिटल आया उसमें किस किस चीज का मिक्सचर है सर? उसमें सर आपका शेयर्स का है मिक्सचर, डिबेंचर्स का है, लोन का है। इतना समझ में आया? ये फंडा क्लियर हो रहा है? ठीक है, मैंने क्या बोला सर? चैप्टर 4 का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब सपोज मैंने अपने धंधा शुरू करने के लिए काफी जगह से पैसा उठाया, शेयर्स इशू करके उठाया, डिबेंचर इशू करके उठाया, लोन लेके उठाया। तो आप ये बताओ, जो भी ये मैं पैसा उठाया हूं, जो भी मैं ये पैसा उठाया हूं, क्या मैं ये इसको फ्री में उठाया हूं? ऑब्वियसली नहीं, डेफिनेटली नॉट। मैं उसको फ्री में नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं शेयर से उठाया हूं तो शेयर वालों को क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए, और साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ती रहे। डिवेंचर वालों को क्या चाहिए? डिवेंचर वाले सोचते हैं कि हमको टाइमली इंटरेस्ट चाहिए। लोन वाले भी यही सोचते हैं, इंटरेस्ट चाहिए हमको। तो इन शॉर्ट जो मैं पैसा उठा रहा हूं अपना बिजनेस करने के लिए, क्या वो फ्री में है? ऑब्वियसली नहीं। तो जब ये पैसा फ्री में नहीं है, तो ये जो हम शेयर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं, डिवेंचर्स को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और लोन जो लेकर हम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये क्या है सर? ये एक जो हमने पैसा रेस किया ना, ये उसका एक कॉम्पनसेशन है। समझ में आ रहा है? मतलब जो मैंने पैसा उठाया शेयर से, डिवेंचर से, लोन से, तो ये जो मैंने उठाया तो मैंने बदले में इनको क्या दिया? एक कॉम्पनसेशन दिया कि बॉस आपने मेरे को पैसा दिया था, तो ये मैं आपको बदले में कॉम्पनसेट कर रहा हूँ, बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ शेयर एप्रिसिएशन। तो ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है? तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा इन शॉर्ट। आप प्लीज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन मैं इसमें इतना अच्छे से फंडा क्लियर कर दूंगा ना कि इस चैप्टर में फिर आपका कमांड बहुत अच्छा है। एक बार फंडा क्लियर हो जाता है ना चीजों का, तो चीजें आसान हो जाती है। नीचे है। चलिए स्क्रीन में फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल, ठीक है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, तो अब मैं अच्छे से लिखवा देता हूं। सबसे पहली बात, हमने क्या चैप्टर का नाम किया हमारा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है? राइट? अच्छा, अब सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कह सकते हैं कि इट इज द कॉम्पनसेशन, इट इज द कॉम्पनसेशन पेड टू द प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स, या इन द सेंस कैपिटल। जिसने मुझे कैपिटल प्रोवाइड किया, जिसने मुझे फंड्स प्रोवाइड किया, उसको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, वो क्या हो गया हमारा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए और इसको डिटेल में समझते हैं। मैंने अगर शेयर
इशू करके पैसा उठाया तो मैं उनको बदले में क्या दूंगा, मैं उनको बदले में डिविडेंड दूंगा। ऑब्वियसली उनका शेयर की प्राइस बढ़ता रहे ये भी उनको दूंगा। अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो मैं बदले में उनको क्या दूंगा, मैं उनको बदले में डिविडेंड दूंगा। मैंने अगर लोन लिया है, लोन लेके मैं पैसा उठाया हूं तो उनको बदले में क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। मैंने अगर से सपोज डिबेंचर इशू किया है तो मैं उनको बदले में क्या दूंगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट दूंगा। चीजें समझ में आ रही है। तो ये जो मैं बदले में दे रहा हूं ये क्या है सर, ये मेरा कॉम्पनसेशन टू द प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स। तो अगर मैंने शेयर से पैसा उठाया, मतलब मैंने पब्लिक से पैसा उठाया, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि बस मेरे को डिविडेंड चाहिए, मेरा शेयर प्राइस ग्रो होती रहे। प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया तो उनको भी डिविडेंड चाहिए। लोन से पैसा उठाया, बैंक लोन लिया है, किसी से प्राइवेट लोन लिया है, तो उनको भी क्या चाहिए रिटर्न में, इंटरेस्ट चाहिए। डिबेंचर से भी पैसा उठाया तो उनको क्या चाहिए रिटर्न में, आपका इंटरेस्ट चाहिए। तो ये जो मैं रिटर्न उनको दे रहा हूं इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं इन शॉर्ट एक कॉम्पनसेशन कहूंगा। और इसी कॉम्पनसेशन को मैं क्या कहता हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक चीज और, सपोज मैंने किसी से अगर मैं लोन की बात करूं, सपोज मैंने किसी से 50,000 रुपए लिया और मैं अगर उसको बदले में 50,000 रुपए ही वापस कर रहा हूं, से आफ्टर 1 ईयर, से आफ्टर 1 ईयर मैंने किसी से 50,000 रुपए लोन लिया, मुझे बिजनेस करना था, और मैं उसको एक साल बाद 50,000 ही वापस कर रहा हूं। आप ये बताओ कि इसमें मैंने मेरी क्या कॉस्ट आई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। मैंने क्या कहा कि मैंने किसी से 50,000 रुपए लिया और मैं उसको एक साल बाद 50,000 रुपए ही वापस कर रहा हूं, से आफ्टर 1 ईयर। तो आप मेरे को ये बताओ कि इसमें कॉस्ट क्या है। तो इसमें कॉस्ट कुछ नहीं आएगी, क्योंकि देखिए मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं, मैं इसमें कोई डिविडेंड नहीं दे रहा हूं, मैं इसमें कोई शेयर एप्रिसिएशन नहीं दे रहा हूं। तो मैं इसमें सिर्फ प्रिंसिपल पेमेंट ही कर रहा हूं। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, सिर्फ प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहा हूं। मतलब इन शॉर्ट मैं इसमें कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई उनको मैं कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा हूं। तो इस वजह से इसमें कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आए। तो कुछ फंडा है आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारा चैप्टर का नाम क्या है सर, चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पहली बात तो हमने कैपिटल का मतलब समझा। कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। धंधा एक बार शुरू करने के लिए हमको जो जो पैसा चाहिए, जो पैसा हम लगाते हैं धंधा शुरू करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। फिर सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, अब जो मैं पैसा लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं मेरे पास सारा खुद का ही पैसा हो। मैं कुछ पैसा शेयर से उठा सकता हूँ, कुछ पैसा डिवेंचर इशू करके उठा सकता हूँ, कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर इशू करके उठा सकता हूँ, कुछ पैसा डिवेंचर इशू करके उठा सकता हूँ, बहुत सारे तरीके, लोन लेके उठा सकता हूँ। तो अब जो मैं पैसा उठा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, तो उनको कुछ बदले में भी चाहिए। अब ये तो है नहीं कि मैंने बैंक से 50,000 का लोन लिया और सिर्फ 50,000 ही वापस कर दिया, ऑब्वियसली नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वही मैंने लास्ट में कहा कि अगर मैंने किसी से 50,000 रुपए लिए हैं और एक साल बाद उसको 50,000 वापस कर रहा हूं, तो मतलब इसमें मैंने कुछ भी कॉस्ट बियर नहीं, तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा 0। बट मैंने शेयर इशू करके पैसा उठाया तो मैं पब्लिक को क्या दूंगा, से सपोज डिविडेंड दूंगा। डिवेंचर इशू करके पैसा उठाया तो मैं क्या दूंगा, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दूंगा। बैंक से लोन लेके पैसा उठाया तो उनको मैं बदले में क्या दूंगा, कॉम्पनसेशन में क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो ये जो मैं डिविडेंड दे रहा हूँ, जो इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो ये सब मेरा क्या हो गया, कॉम्पनसेशन हो गया। मैं प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल को कॉम्पनसेट कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे जो हेल्प की है। इतना क्लियर है। प्लीज आप एक बार इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, एक बार मन हो इसको आप लिख लीजिए। मैं बस अभी आया। हाँ जी, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख के हो गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर इस चैप्टर का आउटकम क्या है, मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात तो सर पहली बात तो मीनिंग क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो हमने अभी जस्ट पढ़ लिया।
फिर सबकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे लेटर स्टेजेस में। फिर सर वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होती है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। फिर नीड एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग मोटा मोटी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो एक मिनट, सबसे पहला तो सर मीनिंग क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। दूसरा, जो कैपिटल मैं उठा रहा हूं, जो मैं पैसा उठा रहा हूं, उसकी अलग अलग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। फिर वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, मैं अभी जस्ट एक स्लाइड के बाद समझाऊंगा, एक स्लाइड के बाद। पहले इतना समझ में आया। इस चैप्टर में पढ़ने का क्या वाला है सर, पहली बात तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, हर कैपिटल जो मैं उठा रहा हूं अलग अलग सोर्सेज से उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है। से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वेटेड एवरेज कॉस्ट जस्ट मैं ही बोला एक स्लाइड के बाद मैं डिस्कस करूंगा। और जो पहला पॉइंट है डिस्कस द नीड एंड सोर्सेज, ठीक है, ये नीड एंड सोर्सेज एक थ्योरेटिकल एक पेज का डिस्कशन, ठीक है। हमारी पहली स्लाइड देखिए, पहली स्लाइड क्या कह रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, देखिए। देखिए पहली स्लाइड क्या कह रही है कि सर इट इज द रिटर्न रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। जिन्होंने मुझे फंड्स प्रोवाइड किए हैं उनको मैं क्या दूंगा, एक रिटर्न दूंगा। किस लिए, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। और इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक चीज और बोलते हैं, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट और मिनिमम रेट ऑफ, ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। और ये यूज होता है इन द बेंचमार्क फॉर फ्रेमिंग डेट पॉलिसी और टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि इन्होंने लोन लिया से फॉर एग्जांपल 50,000 का, अब ये रिपेमेंट कर रहे हैं 50 + 5, तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, सिर्फ ये 5, ना कि पूरा 55,000। ये ध्यान रखिएगा 5,000 ही सिर्फ हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 5,000 ही हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी जो दो पॉइंट थे कि सर डेट पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, इसका क्या मतलब होगा। डेट पॉलिसी बनाने में इन द सेंस कि हमको किस डिबेंचर से पैसा उठाना है या कौन सा डेट लेना है, तो ऑब्वियसली वो हम डिसाइड करेंगे बेस्ड अपॉन दी कि भाई किसका कितना कॉस्ट है, ठीक है। जहां से सस्ता पड़ेगा मैं वहां से उठाऊंगा पैसा। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का मतलब क्या होता है कि हमको इन्वेस्टमेंट कितने करने हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन में हेल्प करता है, ठीक है। हमको अपना कैपिटल मिक्स कैसा रखना है, डेट कितना रखना है, इक्विटी कितना रखना है, ठीक है। तो उसमें ये हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सर ये तो अभी जस्ट मैंने बोला कि हेल्प करता है इवेल्युएट करने में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली जो चीपर होगा, जहां से पैसा उठाना सस्ता होगा, हम वही चीजें सेलेक्ट करेंगे। और ये हेल्प करता है डिजाइन करने में, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये मेथड्स है कुछ IRR और ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ये हम लोग लेटेस्ट स्टेजेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक पेज और चाहिए ताकि और अच्छे से डिस्कशन हो पाए चीजों का, ठीक है। यहाँ तक फंडा क्लियर है। देखिए हमने तो बेसिक पढ़ लिया कि इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, मोटा मोटी आइडिया लग गया सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डीप डाइव करते हैं, ठीक है। पहली बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन, इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब सपोज ये मेरा एक डिबेंचर डीड है, ये क्या है मेरा, एक डिबेंचर डीड है। इसमें क्या होती है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने ये मार्केट में इशू किया, कितने रेट पे, 10%। लेकिन एक इन्वेस्टर आया, ये कौन है, इन्वेस्टर। ये कह रहा है कि नहीं मेरे को तो 12% चाहिए, क्या, रिटर्न। तो आप ये बताओ, कंपनी के जो डीड बनी है, कंपनी तो कह रही है कि भाई हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10%। इन्वेस्टर आया है, इन्वेस्टर कह रहा है मेरे को चाहिए 12%। तो आप ये बताओ इस केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। इस केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% होगा,
क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स, नॉट ऑन द पेपर वर्क, कि आप कितना पेपर में दिखा रहे हो, आप कितना एक्चुअली पे कर रहे हो। देखिए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इस केस में क्या होगा, एक मिनट देखिए, अब सपोज यही डिबेंचर्स है 1,000 रुपए का, ठीक है, यही डिबेंचर्स है 1,000 रुपए, ठीक है। अब इन्वेस्टर को चाहिए 12%, कंपनी दे रही है 10%, मतलब कंपनी कितना दे रही है, 100 रुपए, 1,000 का 10%, लेकिन इसको चाहिए 12%। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ 833 रुपए ही इस शेयर के लिए देगा। एक मिनट मैं एक बार चेक कर लूं कैलकुलेशन, जस्ट अ सेकेंड, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। 100/12%, ये 33 आ रहा है ना, ठीक। फिर से मैंने क्या बोला कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन होती है। एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लूं, हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये एक्सपेक्टेशन होती है किसकी सर, इन्वेस्टर की। अगर इन्वेस्टर कह रहा है मेरे को 12% चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी कंपनी के लिए, 12%। कैसे, देखिए डिबेंचर है 1,000 रुपए का, डिबेंचर डीड बन गई, उसमें इंटरेस्ट है 10%, तो सर आप 12% कैसे बोल रहे हो। देखिए एक फंडा मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर कंपनी जो रिटर्न दे रही है वो अगर ज्यादा है किससे, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोला, जो कंपनी रिटर्न दे रही है वो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो इन्वेस्टर उसको खुशी खुशी प्रीमियम पे खरीदेगा, खुशी खुशी, इसका भी मैं लॉजिक बताऊं। लेकिन कंपनी जो रिटर्न दे रही है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी कम है, तो वो उस शेयर को डिस्काउंट पे खरीदेगा। फिर से कंपनी जो रिटर्न दे रही है वो अगर मेरे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो इन्वेस्टर महंगे पे भी खरीदने को तैयार हो जाए। लेकिन अगर कंपनी जो रिटर्न दे रही है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी कम है, तो इन्वेस्टर कहेगा कि नहीं भाई मैं तो इसको सस्ते में ही खरीदूंगा, मतलब डिस्काउंट पे खरीदूंगा। सेम यही केस यहां पे होगा कि कंपनी दे रही है कितना, कंपनी, एक मिनट कहां गया, हाँ, कंपनी दे रही है कितना, 10%, इन्वेस्टर को चाहिए भाई साहब 12%। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये चीज लगेगा, इन्वेस्टर सस्ते पे खरीदेगा। आप खुद सोचो, इन्वेस्टर कह रहा है ठीक है आप मेरे को 100 रुपए दे रहे हो ना, ठीक है, लेकिन ये 100 रुपए मेरे लिए 12% के बराबर, मतलब 100/12% इज इक्वल टू 833। चलिए अब आप खुद सोचो इन्वेस्टर की, अब चलिए इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, एक मिनट अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। इन्वेस्टर ने कितने पे खरीदा, 833 पे खरीदा ना, अच्छा, लेकिन कंपनी तो 10% इंटरेस्ट दे रही है, तो सर 12% कैसे हुआ, प्रूव करके बताओ। सर कंपनी तो 10% इंटरेस्ट दे रही है ना, तो 12% कैसे हुआ, अब प्रूफ करके बताओ ना। बिल्कुल प्रूफ कर दे रहा हूं, देखिए स्क्रीन में फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल, देखिए मैंने क्या बोला, देखिए ये क्या है, इन्वेस्टर है, इसने कंपनी में कितना पैसा लगाया, 833 रुपीज, जो हमें अभी हमने लास्ट निकाला, लेकिन उसको 833 पे कितना मिल रहा है ईयर के एंड में 100। आप प्लीज मेरे को बताओ 100/833 इंटू 100 कितना होता है, 100/833 इंटू 100, 12% आया। तो मतलब इन शॉर्ट कंपनी का भी काम हो गया और इन्वेस्टर का भी काम हो गया। कंपनी का कैसे काम हो गया, कंपनी तो कह रही भाई मैं 10% दूंगी, तो वो तो 10% दे रही है, कितना, 100 रुपया। देखिए इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे नहीं मिलता है। अब 833 तो वो उसने खरीदा है, लेकिन फेस वैल्यू तो उसकी 1,000 ही है ना, तो उसको कितना मिला, 100 रुपए, लेकिन उसने पैसा लगाया कितना था, 833, तो उसका उसका रिटर्न कितना हो गया, 12%। तो ये चीज क्लियर हुआ, इससे क्वेश्चन फंसेंगे, ये क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहली बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, ना कि कंपनी कितना दे रही है। कंपनी तो 10% दे रही है, 100 रुपए मतलब 10%, तो क्या 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, नहीं, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन रखता है। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या हो गया, 12%। डन। चलिए अब आगे
बढ़ने से पहले एक बार जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर। देखिए, सो वेलकम बैक। हमारा डिस्कशन है चैप्टर 4 एफएम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, शॉर्ट रखेंगे लेकिन डिटेल में रखेंगे, कुछ भी चीजें मैं नहीं छोड़ूंगा इसमें। देखिए, सबसे पहली बात मैंने डिस्कशन किया कि सर कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। हम धंधा करने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन अब सारा पैसा हमारे पास तो नहीं हो सकता, हमको कुछ कुछ अलग सोर्सेज भी चाहिए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मैंने कुछ पैसा शेयर से उठाया, कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर से उठाया, कुछ पैसा मैंने लोन से उठाया, कुछ पैसा मैंने डिबेंचर इशू करके उठाया। तो अब ये लोग तो ऐसे तो मानेंगे नहीं भाई, इन लोग को भी कुछ चाहिए रिटर्न में। तो मैं शेयर वाले को क्या दूंगा, डिविडेंड दूंगा, प्रेफरेंस वाले को भी डिविडेंड दूंगा, लोन वाले को इंटरेस्ट दूंगा, डिबेंचर्स वाले को इंटरेस्ट दूंगा। ये जो मैं डिविडेंड डिविडेंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो ये दे रहा हूँ, ये क्या है, कॉम्पनसेशन टू द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। एक लास्ट चीज मैंने जो लिखी थी, अगर मैंने किसी से 50,000 रुपए लिया है और मैं उसको 50,000 रुपए ही वापस कर रहा हूं, तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी सर, नील 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 नील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने थर्ड स्लाइड की जो एक इंडेक्स की तरह आप समझ लो, ये क्या कहता है कि हमने क्या क्या पढ़ेंगे सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सर कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये हमारा बहुत लेटर स्टेज में होगा कि सर इक्विटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये जस्ट अब मैं टेक ऑन करने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है सर, इट इज द एक्सपेक्टेशन, क्या लिखा है, इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन बाय द प्रोवाइडर्स, दैट इज प्रोवाइडर्स कौन होते हैं सर, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, डेट होल्डर्स, किसको, टू द बिजनेस। अब उनको मैं क्या दे रहा हूं एज अ कॉम्पनसेशन, इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेट ही बोलते हैं, हर्डल रेट ही बोलते हैं, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ही बोलते हैं। ये बेंचमार्क बनता है, मतलब ये हेल्प करता है हमको डेट पॉलिसी लेने में कि कहां से कितना डेट लेना है। ठीक है, और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में, ठीक है, कि कितना पैसा फिक्स्ड एसेट में लगाना है, कितना पैसा हमको डेट से उठाना है, कितना पैसा इक्विटी से उठाना है, ये सब चीजें। चलिए, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या आता है सर, हम इन्वेस्टमेंट को अपनी इवेल्युएट कर पाते हैं। कैसे इवेल्युएट कर पाते हैं, ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक आपको क्रक्स में बता दे रहा हूँ कि जैसे हमको इन्वेस्टमेंट से जो भी कैश फ्लोज मुझे मिलने वाले हैं फ्यूचर में, मैं उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट कर देता हूँ। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट कर देता हूँ, तो जितना मैं पैसा आज लगा रहा हूँ और जितना मुझे डिस्काउंटेड वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर वो उससे ज्यादा है डिस्काउंटेड वैल्यू, तो मैं उस पर इन्वेस्ट करूंगा। से फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने अगर पैसा लगाया 100 और जो मैं डिस्काउंट किया हूं सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को, उसकी वैल्यू आ रही 110, तो यहाँ पे एनपीवी क्या हो गई, +10। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है ना मेरा, मतलब अगर मैं 100 लगा के मेरे को 110 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं 100 लगाया हूं और मैंने जो डिस्काउंट किया है उसकी वैल्यू आ रही 90, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे, ऑब्वियसली नहीं। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे को हेल्प करता है, मेरे लिए एक डिस्काउंटिंग फैक्टर बनता है, मैं अपने सारी फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट कर पाता हूँ। खैर अभी आप इसमें इतना मत घुसो, ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक। फाइनेंशियल डिसीजंस, जैसे मेरे पास एक ए बंदा है, एक बी बंदा है। ए बंदा मेरे को 10% पे पैसा देने को तैयार है, बी वाला बंदा 12% पे देने को तैयार है। तो आप बताओ मैं कहां से पैसा उठाऊंगा, ऑब्वियसली ए वाले बंदे से। तो ये हेल्प करता है मेरे को फाइनेंशियल डिसीजन, और मैं अपनी क्रेडिट पॉलिसी को डिजाइन कर पाऊंगा कि भाई किसको कितना क्रेडिट पीरियड देना है, किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का तरीका होता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और ट्रायल एंड एरर मेथड। ये सब लेटर स्टेजेस का पार्ट। इतना क्लियर हो रहा है आपको। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जैसे सपोज मैंने क्या कहा था, इसमें कंपनी दे रही है 10%, लेकिन इन्वेस्टर को चाहिए 12%। और इसमें मैंने एक चीज क्या बताया था कि अगर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो इन्वेस्टर उसको डिस्काउंट पे खरीदेगा, और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कम है, जितना कंपनी दे रही है, तो इन्वेस्टर उसको प्रीमियम पे खरीदेगा। तो यही यहाँ पे भी वही चीज हुआ, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा, तो इन्वेस्टर उसको डिस्काउंट पे खरीदा। कैसे हमने निकाला, 100/12%, 833 आया। अब 833 का आप खुद ही 12% करोगे तो आपको 100 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने एक चीज क्या सीखा, साइट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ना कि जो भी एक्चुअल कैश आउटफ्लो हो रहा है। चलिए, यहां तक मामला क्लियर है अच्छे से, यहां से तो फॉर्मूला शुरू हो गया है, एक बार इतना ही रखते हैं। यहां तक क्लियर है क्या, प्लीज आप मेरे को बता दो, यहां तक क्लियर है क्या। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करना है।
हो गया जी। चलिए, अब अब मैं आपको सिखाता हूँ सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में लूंगा, तो वो भी मैं सिर्फ टच करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें ये सब चीजें लेटर स्टेजेस में डिटेल में कवर होंगी। लेकिन अभी आपको एक आइडिया हो जाएगा ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो आप अगर इनिशियली भी रीड करोगे ना बुक में तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि इन्होंने इनिशियली पेजेस में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का काफी होता नहीं है, इन्होंने काफी जिक्र किया है। तो अगर आपको वो चीजें नहीं पता होंगी तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं इसका। सपोज ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने पैसा उठाया शेयर इशू करके, ठीक है, और शेयर इशू करके उठाया, उसकी कॉस्ट आ रही है सपोज 10%, सपोज। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, के ई से, सिंबल है, ठीक है। फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए थे, उसकी सपोज कॉस्ट आ रही है 12%, उसको रिप्रेजेंट करते हैं केपी से। फिर ज्यादा नहीं रखते हैं, तीन ही सोर्स रखते हैं। और तीसरा मैंने इशू किया था डिबेंचर्स, उसकी कॉस्ट आ रही है से सपोज 9%। और कंपनी ने सपोज यहां से उठाया है, सपोज कंपनी ने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया 10 लाख, ठीक है, 10 लाख इन्वेस्ट किया है, और शेयर से उठाया है से सपोज 5 लाख, और प्रेफरेंस से 2 लाख, और बैलेंस 3 लाख डिबेंचर से। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल पहले समझिएगा। कंपनी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, और ये कहाँ कहाँ से उठाया कंपनी ने, शेयर से कितना उठाया सब, 5 लाख रुपया उठाया, प्रेफरेंस से सर कितना उठाया सर, 2 लाख रुपया उठाया, डिबेंचर से कितना उठाया सर, 3 लाख रुपया उठाया, ठीक है। और सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या दी हुई है, देखिए इसकी 10%, इसकी 12% और इसकी 9%, ठीक है। लेकिन अब कंपनी जानना चाहती है कि सर ये तो अलग अलग कॉस्ट है, मेरे को एक रेट पता करना है कि मेरा पूरा 10 लाख पे मेरा कितनी एवरेज कॉस्ट है। फिर से ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल कॉस्ट है। कंपनी को चाहिए कि मेरी ओवरऑल कॉस्ट 10 लाख पे क्या लगे, मतलब मेरे को एक रेट चाहिए। कंपनी इन शॉर्ट कंपनी कह रही है मेरे को एक सिंगल रेट मालूम कर, मेरे को एक सिंगल रेट चाहिए, मेरे को 10%, 12%, 9% नहीं समझ में आ रहा, मेरे को 10 लाख पे मेरा क्या कॉस्ट जा रही है वो मेरे को मालूम। उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना समझ में आया? ठीक है, इसको मैं एरेज कर दूं। ठीक है, रेट ध्यान रखिएगा, 10, 12, 9, 10, 12, 9, डिबेंचर्स का 9, शेयर्स का 10, प्रेफरेंस का 12, मेरे को याद है 10, 12, 9। चलिए अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना शुरू कर। इतना समझ में आया कि सर इसके पीछे इसका लॉजिक क्या था, कि कंपनी को एक सिंगल रेट चाहिए कि बॉस इस 10 लाख पे मेरा कितना खर्चा आ रहा है कंपनी का। क्योंकि देखो 5 लाख पे तो पता है, 5 लाख पे मेरे को 10% आ रहा है, और प्रेफरेंस का 2 लाख पे मेरे को 12% आ रहा है, और डिबेंचर्स के कितने थे, 3 लाख थे शायद, हाँ 3 लाख पे 9% आ रहा है। लेकिन पूरा 10 लाख जो मैंने उठाया है, पूरे 10 लाख पे कितना खर्चा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका तरीका क्या होता है, देखिए यहां पे हम लोग लिखते हैं सोर्स। सोर्स में क्या क्या आएगा, हमने क्या उठाया था, इक्विटी से उठाया था, हमने प्रेफरेंस इशू करके उठाया था, और लास्ट क्या था, हमने डिबेंचर्स इशू करके उठाया। अब सर इसमें से कितना कितना क्या क्या उठाया था, इक्विटी से 5 लाख उठाया था, प्रेफरेंस से 2 उठाया था ना, दो। प्रेफरेंस से कितना उठाया था, 2 लाख उठाया था, और डेट से जो रिमेनिंग बचा 3 लाख रुपए। तुम्हारा टोटल मैंने कितना उठाया मार्केट से, 10 लाख। ये अप्रोच क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है। फिर कॉस्ट भी मैंने बता रखी थी आपको, तो इक्विटी की शायद 10 थी, प्रेफरेंस की 12 थी, और इसकी 9 थी। अब यहां तक क्लियर, यहां तो सिंपल था। अब सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमको दो चीजें एडिशनल करना पड़ता है। पहला तो हमको वेट निकालना पड़ेगा कि इस 10 लाख में इक्विटी का कितना वेट है, मतलब
जो मैंने पैसा उठाया किस रेट में उठाया, तो इक्विटी से मैंने 0.5 पे उठाया है, इस पे 0.2 पे उठाया है, इस पे 0.3 पे उठाया। ये कैसे आया? 5/10, 2/10, 3/10, और ये हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने वेट गलत ली है। अब लास्ट स्टेज क्या होती है कि हम वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10, ये कितना आ गया 5%, ये कितना आ गया 2.4%, और ये कितना आ गया 2.7%। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से ये शायद आएगा 10.1%। एक बार चेक कर लीजिए 2.7, ठीक है 10.1%। तो ये 10.1% क्या हो गया हमारा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.1%। अब अगर कंपनी को जानना है कि मैं ओवरऑल 10 लाख पे कितना खर्चा कर रहा हूं, तो कंपनी सीधे सीधे क्या निकालेगी? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना समझ में आया? फिर से पहले क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे सोर्स लिखेंगे। मैंने पैसा इक्विटी से उठाया, प्रेफरेंस से उठाया, डेट से उठाया। कितना कितना उठाया सर? इक्विटी से 5 लाख उठाया, प्रेफरेंस से 2 लाख उठाया, और डेट से 3 लाख उठाया, टोटल 10 लाख उठाया। फिर मैं वेट निकालूंगा। 10 लाख में 5 लाख इक्विटी से उठाया मतलब 0.5, 10 लाख में 2 लाख प्रेफरेंस उठाया मतलब 0.2, 10 लाख में 3 लाख डेट से उठाया मतलब 0.3। कॉस्ट क्या थी? इसका 10, इसका 12, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5, 2.4, 2.7, टोटल कॉस्ट क्या आ गई? 10.1। ये मेरा क्या हो गया सर? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना फंडा क्लियर हुआ? अच्छा, और ये जो मेरा निकला है ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मेरे को हेल्प करेगा डिसीजंस लेने में। डिसीजंस इन द सेंस, देखिए मेरा ओवरऑल खर्चा आ रहा है 10.1%, तो क्या कंपनी 10.1% से ज्यादा कमा रही है क्या? अगर कंपनी 10.1% से ज्यादा कमा रही है तब तो कंपनी चलेगी, तब तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी अगर 10.1 से कम कमा रही है तो दिक्कत। तो इसलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक बेंचमार्क बनता है हमको डिसीजंस लेने में, हमको अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में। ऐसा समझ में आया? अगर हमारा जो हम रिटर्न कमा रहे ओवरऑल, वो अगर हम 12 कमा रहे, 13 कमा रहे, 15 कमा रहे, तो सही है। लेकिन अगर हम रिटर्न कमा रहे हैं 10.1 से कम से 9, 10, तो सही नहीं है। आप पहली बात तो अपने इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ही पूरी नहीं कर पाओगे और आपकी कंपनी डूबने के पूरे पूरे हालात में आ जाएगी। सो ये सिचुएशन काफी सीवियर हो जाती है। ठीक है, ये फंडा समझ में आया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इसको प्लीज एक बार लिख लीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए। मैं चलिए, हो गया। अब एक लास्ट चीज पढ़ते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना सेंसिटिव है कुछ और एरियाज की वजह से। ठीक है, इतना समझ में आया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। अभी तक चैप्टर देखिए, मैंने सिर्फ मैं बोला ये एक वीडियो में सब कुछ कवर होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, और आपको भी भाई अब एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया जाएगा तो आपको भी वो चीज एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो वेट फॉर द अनदर वीडियो। ठीक है, उसमें मैं और भी चीजें कवर करूंगा। ठीक है, अभी लास्ट में एक चीज और कवर करता हूँ कि सर रिलेशनशिप्स क्या होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बाकी चीजों में। दो रिलेशन है बुक में, मैं वो एक बार समझा दे। देखिए, सबसे पहली बात, एक आपका बुक में कॉन्सेप्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट का। फ्लोटेशन कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट इन शॉर्ट, ये आप जो भी इशू करते हो ना, जैसे आपने डिबेंचर्स इशू किया, आपने शेयर इशू किया, आपने प्रेफरेंस इशू किया, तो इशू करने में भी जो कॉस्ट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें क्या क्या कॉस्ट आ सकती है सर? जैसे ब्रोकरेज की, ठीक है, टैक्सेस की, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन का खर्चे होते हैं, या कुछ प्रिंटिंग के खर्चे होते हैं, या कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लॉयर्स के खर्चे हैं, जो भी है, तो ये होता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट।
ये क्लियर हुआ। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? जब भी हम मार्केट में कोई भी चीज इशू करते हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो वो इशू तो फ्री में हो नहीं जाएगा, हमको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पर तो कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, टैक्सेस कुछ होते हैं वो पे करने पड़ते हैं, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंटिंग चार्जेस वगैरह जो भी है, मतलब काफी खर्चा आते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशू एक्सपेंसेस, इन शॉर्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने 1,000 रुपए का डिबेंचर्स इशू किया एट द रेट 10%। मैं मान के चलो उसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो इसका कॉस्ट क्या आएगी? 1,000 का 10% मतलब 100 रुपये, और 1,000 रुपये मैंने लगाया इंटू 100, कितना आ गया? सिंपल था, 10%। 10% आ गया कॉस्ट। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये सब पॉइंट सिमिलर है। 1,000 रुपये का डिबेंचर 10% है, बट यहाँ पे मेरे को जो नेट प्रोसीड्स मिली ना, वो 98% मिली, मतलब 2% मेरे एक्सपेंसेस में चले गए। तो देखिए, कंपनी ने दिया कितना? 100 रुपए, भाई वो तो फेस वैल्यू पे लगता है, लेकिन कंपनी को मिला कितना? 980 इंटू 100। अब आप निकालिए इसमें कॉस्ट कितनी आ रही है? 100 अपॉन 980 इंटू 100 कितनी आ रही? 10.20, 10.204841 कर दे रहा हूँ। तो आप ये बताओ, एक फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से आपकी कॉस्ट देखिए 10% से 10.2041% बढ़ गई, मतलब 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के आने का ये रोल होता है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, और कॉमन सेंस वाली बात है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर आपके फ्लोटेशन कॉस्ट है तो आप जो पैसा उठाओगे वो थोड़ा कम ही उठाओ। जैसे आप तो 1,000 का फेस वैल्यू दे रहे हो, लेकिन आप उठा कितना रहे हो? स्टे सपोज 980 उठा रहे हो, 950 उठा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है। ये समझ में आया? फ्लोटेशन कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा ज्यादा है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब एक लास्ट चीज, डिस्कस करते हैं, फिर ये वीडियो यही रोक देते हैं। फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा अपना, तब उसमें मैं थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को टच करूंगा, फिर धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर अपना जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है जैसे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स, वो सब मैं टच करूंगा। ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो आप लोग को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं उसको शॉर्ट और नॉलेजेबल रखता हूँ। अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जो टेक्निकल था, मैंने समझाया है और एग्जाम्पल भी कराया। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मेरे को डिस्कस करना है सर, कि सर दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में, एक मिनट, चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में, मुझे एग्जैक्टली वो लाइन नहीं याद है, एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स बेनिफिट। अपने चैप्टर 2 में ही एक थियरी का टॉपिक था डिबेंचर्स, उसमें एक पॉइंट था सर, एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो उसमें एक पॉइंट था कि जो इसका कॉस्ट होती है ना, वो रिलेटिवली रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट। अब इतना तो आप लोग जानिए टैक्स बेनिफिट क्या होता है। टैक्स बेनिफिट इन द सेंस कि मैं जो ये सॉरी डिबेंचर्स को मैं क्या पे करता हूँ? इंटरेस्ट। तो ये जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ना, मैं इसको अपने P&L में क्लेम कर सकता हूँ, और क्लेम कर लिया तो मेरा, सपोज ये मैंने 100 रुपए डाला है P&L में, और मेरे को जो टैक्स लगता है वो लगता है 30%। तो मतलब ये 100 रुपए डालने से मेरा 30 रुपए बच गया ना। कैसे? मैंने 100 रुपए डाला तो मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो 100 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया, और मैंने उसमें 30% के हिसाब से 30 रुपए बचा लिया ना। 100 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया और 30% का टैक्स रेट, तो मतलब मैंने 30 रुपए अपने सेव कर लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स सेव। डिबेंचर्स को हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट।
और इंटरेस्ट हम लोग कहाँ क्लेम कर सकते हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस, और क्लेम कर लेंगे तो हमको उतना बेनिफिट मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो मैं रिलेशन बताना चाह रहा हूँ वो अब ये देखिए, कोई चीज़ को पहले समझाना जरूरी है, इनकेस बहुत लोग को ना भी पता हो तो वो ब्लैंक ना रहे, ये आप क्या बोल गए टैक्स बेनिफिट वगैरह। दूसरा जो रिलेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वो ये है कि अगर क्वेश्चन में टैक्स बेनिफिट दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, टैक्स बेनिफिट दिया है, तो देखिए पहली बात, अगर क्वेश्चन में टैक्स बेनिफिट है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो आएगा। उल्टा है, फ्लोटेशन कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आएगा, टैक्स बेनिफिट है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। एग्जाम्पल पर नॉर्मल लेके चलते हैं, वही डिबेंचर्स था 1000 रुपए का, 10% इंटरेस्ट था, तो इसमें कॉस्ट कैसे निकलेगी, भाई हम 100 रुपये दे रहे हैं और हमको मिला कितना, 1000 इंटू 100 कितना हो गया, 10%। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए ये जो कंपनी 100 रुपये दे रही है इसमें कंपनी 30% का टैक्स बेनिफिट ले सकती है, तो मतलब 0.7 में लिख सकता हूँ, मतलब कंपनी की जेब से कितने गए, 100 तो इंटरेस्ट जा रहा है लेकिन 30 रुपये कंपनी बचा भी तो ले रही है टैक्स में, तो कितना हो गया, नेट नेट खर्चा कितना हो गया, नेट खर्चा कंपनी का 70 रुपये हुआ ना, और अपॉन 1000 इंटू 100 तो कितना हो गया, 100 इंटू 0.7 मतलब 70/1000 इंटू 100 मतलब कितना हो गया। अब आप खुद देखो, आपकी कॉस्ट पहले क्या थी, 10%, और अब क्या हो गई, आ गया हाँ, क्या हो गई अब 5%। तो मतलब टैक्स बेनिफिट के इम्पैक्ट की वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो गई, गिर गई, क्योंकि आपका खर्चा कम हो गया ना। देखिए पहले आपका खर्चा था, देखिए 100 रुपये तो आपका खर्चा है ही, लेकिन वो 100 रुपये आप पीएनएल में डाल के आप 30 रुपये का बेनिफिट भी तो क्लेम कर ले रहे हो, तो आपका नेट खर्चा कितना हुआ, 70 तो हुआ ना। समझ में आया? चलिए अब इस वीडियो को यही रोकते हैं। प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, आपके ये सब प्यार से हमको मोटिवेशन आता है, और हमको समझ में आता है कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको हमारा जो एफर्ट्स है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको हमारा मेहनत अच्छी लग रही है कि नहीं। तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड, है ना। अगर आप अपडेटेड रहोगे तो बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा, मे बी 4-5 दिन में ला दूंगा मैं। ठीक है, तो सो दैट इज इट, सो थैंक यू सो मच।